नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दो प्रकार की हिंदी पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग चैप्टर होता है, ऐसा नहीं है। साहित्यिक हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा सिलेबस लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका जो आकार है वो थोड़ा विशाल हो जाता है। और सामान्य हिंदी में कुछ चैप्टर कट जाते हैं, बस इतना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ एक दो चैप्टर जैसे गद्य में 2 चैप्टर हटा दिए हैं या पद्य में 2 चैप्टर हटा दिए हैं, या फिर कोई एक आधा मतलब खंड काव्य तो हमारे सेम ही रहते हैं, कहानी हटा दी है, ठीक है ना। और संस्कृत में भी जो संस्कृत का पार्ट होता है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका, उसमें से 1-2 चैप्टर हटा देते हैं तो वो फिर सामान्य हिंदी बन जाती है। और एक विविधा करके एक और है टॉपिक आपका, उसमें भी 4 से 5 कहानियाँ हैं, तो 4 से 5 टॉपिक है, तो उसमें भी सामान्य हिंदी वाले बच्चों की विविधा नहीं है और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों की विविधा है। तो इस तरह से हमने ये सोचा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या किया था कि साहित्यिक हिंदी नहीं पढ़ाई थी, हमने सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी पढ़ाई थी। कुछ चैप्टर रह गए थे तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब ऐसा है कि हमारे पास आर्ट्स के और साइंस के दोनों क्लास के बच्चे हैं, पीसीएम और पीसीबी प्लस आर्ट्स, मतलब ये सारे इतने सारे बच्चे हैं, तो इन सभी का सोचना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर साहित्यिक हिंदी पढ़ाएंगे। अब जैसे साइंस वाले बच्चे वो कहेंगे कि मैम हमारे तो ये चैप्टर हैं ही नहीं, तो हम पढ़कर क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपके वो चैप्टर नहीं है जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आप क्लास मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके है वो क्लास ले लेंगे। उससे क्या होगा कि जिनका मतलब जिनके यहाँ पर जो चैप्टर है मतलब साहित्यिक हिंदी में, उनका लॉस नहीं होगा। जो लास्ट ईयर हुआ है वो हम नहीं करेंगे। तो हम यही पढ़ने वाले हैं आज। हमारी यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमारी जो हिंदी की बुक है उसमें गद्य खंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और जो लिखा गया है ये एक निबंध है और लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो एज यूजुअली हमारे जो सारी क्लासेस होगी उसमें जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चाहे वो गद्य का होता हो चाहे वो पद्य का होता हो, क्या करेंगे, जिन्होंने भी लिखा है चाहे गद्य के साहित्यकार हो या पद्य के कवि हो यानी कि रचयिता हो, हम उनका सबसे पहले जीवन या फिर साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जीवन परिचय नहीं आता है 12th क्लास में, हमारे साहित्यिक परिचय आता है, तो हम उनका साहित्यिक परिचय ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक निबंध है, उनके विचार है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है। तो यहाँ पर आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए हमारे जो लेखक है उनका नाम क्या है। यहाँ पर लेखक का नाम आ गया है और लेखक का नाम है हमारा यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। और ये एक निबंधकार है, निबंधकार कहेंगे या इन्हें आप निबंधकार गद्यकार, गद्यकार। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं बच्चों कि जिन्होंने गद्य को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। उनमें बालकृष्ण भट्ट ले सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ले सकते हैं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनको ले सकते हैं। यहाँ देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, मैं आपको सबसे पहले राष्ट्र के स्वरूप की भूमिका बताना चाहूँगी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र का स्वरूप जो बनाया है, हम जैसे बताते हैं कि हमारे घर का स्वरूप क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पर घर का स्वरूप देख लेते हैं। तो घर के स्वरूप में किस किस की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक भवन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद भवन में रहने वाले मानव की, मनुष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके बाद उस भवन के प्रति मनुष्य, मतलब जिस भवन में मनुष्य रह रहा है उस मनुष्य के मन में घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। तो भावनात्मक संबंध बोल सकते हैं हम इसे, भावनात्मक संबंध की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तब एक घर का निर्माण होता है, वरना क्या होता है कि ईंट पत्थर कंक्रीट से बना हुआ जो एक भवन है वो केवल मकान कहलाएगा। लेकिन उस मकान में जब
रहने वाले जो लोग हैं, परिवारजन है, उन परिवारजन के बीच में आपसी संबंध होते हैं, मेल मिलाप होता है, हंसी मजाक होता है, भावनात्मक संबंध होते हैं, तो वो क्या होता है, घर कहलाता है। क्या कहलाता है, घर कहलाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर राष्ट्र की बात करते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र के स्वरूप की बात करी है। किसके स्वरूप की बात करी है, राष्ट्र के स्वरूप की बात करी है। स्वरूप यानी कि उसका आकार क्या है, राष्ट्र कैसा दिखना चाहिए। केवल एक हमारे यहाँ पर मान लीजिए भारत है, मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी है ना, मैंने बस ड्राइंग पे कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि देखो मुझे नहीं आता है ड्राइंग बनानी, ऐसे ही होती है शायद, है ना। ये हमारा भारत है, बिल्कुल ही गंदा बन गया। एक तो जगह की कमी थी और ऊपर से बिल्कुल ही खराब है, मेरी बिल्कुल भी मुझे मैप बनाना नहीं आता है ना। तो देखिए ये हमारा जो भारत है, मान लीजिए इस भारत की ये भूमि है, ये सीमाएं हैं, एक सीमा रेखा होती है भाई, ये दायरा है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो जमीन है, जो भी भूमि है, वो दूसरे देशों की है। तो सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, कि एक फिक्स जगह हो जिसे हम कह सकते हो कि ये हमारा देश है। कौन सा देश है, भारत देश है। कौन सा देश है, भारत देश। अब बात करते हैं कि इस निश्चित भूभाग में भाई केवल और केवल इस जमीन के टुकड़े को आप देश कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे क्या, कहीं भी है जमीन का टुकड़ा तो समुद्र के बीच में बड़े बड़े महासागर है, उन महासागरों में भी कई ऐसे जमीन के टुकड़े जहाँ पर जो निर्जन है, जहाँ पर मनुष्य यानी कि कोई भी जन निवास नहीं करता है, तो क्या वो भी एक राष्ट्र बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। किसी भी निश्चित भूभाग में एक जमीन के टुकड़े में कोई जन निवास करता है तभी वह एक राष्ट्र बन सकता है। तो इस निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जनता का निवास। जनता का निवास हो गया। अब क्या होगा भाई, देखिए अब जनता रह रही है, केवल बस रह रही है। अब उसके मन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई या यहाँ पर किसी ने बाहरी आक्रमण करा और बाहरी आक्रमण के साथ में इस भूमि को लेने की सोची। अगर ये जनता, इस देश में रहने वाली जनता इस भूमि को लेने के लिए अन्य लोगों के साथ में युद्ध करती है कि आप नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब कि आप इस जमीन के टुकड़े को यानी कि हमारे भारत के हिस्से को नहीं लेंगे। वो क्यों कह रही है, क्योंकि इस जनता का इस भूमि के टुकड़े से लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है, भावनात्मक संबंध स्थापित हो चुके हैं, इसलिए वो मना करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसके मन में इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, मन में कोई भावनाएं नहीं है, तो भले कोई भी आकर कैसे भी निवास कर ले, कोई मतलब नहीं है ना। राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप कब बन सकता है, एक राष्ट्र का निर्माण कब हो सकता है, जब एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता का उस भूभाग के प्रति प्रेम भाव हो, लगाव हो, तभी राष्ट्र का स्वरूप बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसमें, और एक तरीका होता है, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक तरीका होता है हर एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का जीवन जीने का तरीका, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जीवन जीने का तरीका। भारत में अलग तरह से जीवन यापन करने वाली जनसंख्या रहती है, पाकिस्तान में अलग रहती है, नेपाल में अलग रहती है, अफ्रीका में अलग रहती है, ऐसे ही न्यूयॉर्क में अलग रहती है। मतलब आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाए, रहेंगे वही मानव, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका है, जो रहने का तरीका है, वो हमेशा अलग होगा। तो वह क्या बनाती है, ये जीवन जीने के तरीके को नाम क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पर देते हम संस्कृति। क्या नाम देते हैं कि संस्कृति। तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो राष्ट्र के स्वरूप के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें रहने वाली जनता होनी चाहिए और उस जनता की एक संस्कृति होनी चाहिए जिससे एक राष्ट्र का निर्माण हो सके, ठीक है। अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे, उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, शिक्षा दीक्षा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म
7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। याद कर लीजिए, हाथों हाथ याद करना है, अभी का अभी याद करना है, बात के लिए आपको कुछ नहीं रखना है। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। मेरठ जनपद, मेरठ जिले के खेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर है मेरठ, आपको पता है? इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे ये? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। अब कहते हैं, अब पूरा अगर जीवन परिचय आ जाता है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा गाँव में हुआ था। आप ऐसे लिख सकते हो, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए लखनऊ में उनका बचपन बीता था। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। अब शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने एमए किया था। और एमए कहाँ से किया था उन्होंने? 1929 में लखनऊ के विश्वविद्यालय में। तो उनका जो बचपन है और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो सारी कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ के खेड़ा गाँव में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। तदंतर यानी कि आगे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। अब क्या है कि जब एमए कर लिया उसके बाद भाई हर कोई व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में रोजगार ढूंढता है। जब उन्होंने रोजगार ढूंढा तो रोजगार कहाँ मिला उनको? मथुरा के पुरातत्व विभाग आप जानते हो, जहाँ पर पुराने ऐतिहासिक तत्ववेदों को इतिहासवेत्ता होते हैं उन वहाँ पर। तो उस पुरातत्व विभाग जो संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय पुरानी चीजों का संग्रह करने वाला एक विभाग होता है, वहां पर अध्यक्ष पद पर रहे थे। सन 1941 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी तथा 1946 में डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने 1941 में पीएचडी और 1946 में उन्होंने क्या किया था? डी.लिट की उपाधि प्राप्त करी थी। 1929 में उन्होंने एमए किया था। ठीक है, तो याद हो गया। ये पेज मुझे लगता है याद हो चुका है सबको कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में बीता। और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही 1929 में उन्होंने एमए किया। उसके बाद में उन्हें मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद सन 1941 में उन्होंने पीएचडी और 1946 ईस्वी में उन्होंने डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। याद हो गया सबको? आगे देखिए, इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनि कौन थे? आपको पता है, व्याकरण के वेत्ता थे वो, संस्कृत व्याकरण के वेत्ता थे पाणिनि। उस समय का जो भारत था, उस समय का भारत कैसा था? उस समय का जो भारत था वो कैसा था, उसको देखने के लिए उन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया था। ठीक है, अब इस शोध में वो ये जानना चाहते थे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो कैसी थी, उस समय का साहित्य कैसा था, उस समय की हिंदी साहित्य क्या उस समय मतलब उजागर हो चुका था या नहीं हो चुका था, या फिर संस्कृत साहित्य अपने किस चरमोत्कर्ष पर था। तो ये सारा जो शोध किया है, अन्वेषण किया है, उन्होंने जांच पड़ताल करी है, तो वो कौन से काल की थी? पाणिनिकालीन भारत की। तो पाणिनि के समय का भारत वो जानना चाहते थे। कौन जानना चाहते थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सन 1946 से 1951 तक, ठीक है, 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। अब देखिए, ये तो दिखती सी बात है कि जो पाणिनिकालीन भारत को जानना चाहते हैं, इतने उत्कृष्ट शोध करता है, इतने उत्कृष्ट इतिहास वेत्ता है, हम इतिहास काल को जानने वाले हैं, तो जो भी कार्य करेंगे वो अच्छा सा करेंगे, जो भी वे जिस पद पर आसीन होंगे वो प्रतिष्ठित होगा, या फिर वो जो कार्य करेंगे वो सफलतापूर्वक करेंगे। तो ये दिखती सी बात है। ठीक है, तो ये भी आपको, अगर इनमें से पूरा याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप ये मेन चीज लिख लीजिए और एक आप लिख लीजिए कि उन्होंने जो भी कार्य किया है, जिस भी विभाग में कार्य किया है, मतलब उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, आगे देखिए, सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी कि भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसका निर्माण करवाया गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जनता से आग्रह किया था, धन एकत्रित करके, और फिर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो उस विश्वविद्यालय में जो बनारस में है, काशी में है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज में वे प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। अगर इतना डिटेल आप नहीं लिख पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सन 1952 में ये प्रोफेसर कब नियुक्त हुए थे काशी में? 1951 में। ठीक है, अब आते हैं 1952 की बात। 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त किए गए थे। एक व्याख्यान विधि थी, एक व्याख्यान विभाग था, उसकी तरफ से व्याख्याता यानी कि लेक्चरर बोल सकते हैं हम, वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो इतना सब आपको समझ में आया, और थोड़ा जब भी समय मिले आप इस क्लास को खोलिए और उसको वापस पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और ये आपको मैं बता देती हूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी साहित्यिक परिचय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पक्के याद करने हैं। तो मान लीजिए एक टॉपिक तो आपका हो गया, 2-3 गद्यकार और ले लेंगे तो हो गया हमारा जो गद्य साहित्य का जो साहित्य परिचय है वो हो गया क्लियर। तो हाथों हाथ आपको करना है आज आपने क्लास ली और आज ही आपको याद करके और सेल्फ टेस्ट लेना है। ठीक है, और जब भी हमें समय मिलेगा हम भी टेस्ट ले लेंगे। ओके, आगे चलते बच्चों। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अब क्यों था? क्योंकि पाणिनि कालीन भारत की शोध कर रहे थे वो, तो उसका जो विषय वो क्या था? पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई, जो बम्बई जो मुंबई कहा जाता है, आदि संस्थानों के सभापति पद पर भी रह चुके थे। तो सभापति पद पर कहाँ कहाँ रुक रहे थे वो देखिए कि भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में 1 नंबर, फिर भारतीय संग्रहालय परिषद पटना में 2 नंबर, फिर आता है ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन, ये भी आ गया है मुंबई, 3 नंबर। 3 स्थानों पर कहाँ कहाँ? नागपुर में, पटना में और मुंबई में वे सभापति के पद पर रह चुके थे। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत आदि, ठीक है, अग्रवाल जी ने पाली भाषा, संस्कृत भाषा आदि भाषा होता था, प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। मतलब देखा जाए तो वो इतिहासवेत्ता थे। पुरातत्व की बात आती है तो वहाँ पर इतिहासवेत्ता थे, और इतिहासवेत्ता अपने निबंध में राष्ट्र के स्वरूप में इतिहासवेत्ता का जो परिचय है वो यहाँ पर आप प्रस्फुटन देख सकते हो। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। 1904 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। आप ये जीवन परिचय भी देख सकते हो, इसमें साहित्यिक परिचय भी देख सकते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखिए बच्चों, अभी और है। यहाँ ये वाला आपको पेज पूरा याद हो गया, उसके बाद ये वाला भी आपका थोड़ा तैयार हो गया है, और उसके बाद यहाँ तक हमने देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों पर उन्होंने कार्य किया है, कहाँ वे प्रोफेसर बने, कहाँ वे सभापति बने, कहाँ वे व्याख्याता बने। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण सबसे पहले वे भारतीय संस्कृति के ज्ञाता थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने पाणिनि कालीन भारत की शोध की थी। तो ऋषि जो महर्षि पाणिनि थे, व्याकरण के वेत्ता थे, उनके समय का जो भारत था वो आदि भारत कहलाता है, प्रारंभिक भारत कहलाता है। उस समय की संस्कृति से लेकर आज तक की संस्कृति का अध्ययन करना, तो उन्हें तो भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के ज्ञाता थे, पुरातत्व के ज्ञाता थे। पुरातत्व का मतलब क्या होता है कि खोज, मतलब जैसे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता निकली है, आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, बहुत सारी जो सभ्यताएं निकली है, तो वो क्या खुदाई के बाद निकली है। तो ये पुरातत्व विभाग का दायित्व होता है इन सब चीज़ों का पता लगाना। और प्राचीन इतिहास, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्रागैतिहासिक समय जो था,
ठीक है, मतलब प्रारंभिक जो इतिहास था वो क्या था, उस इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, कि वे कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति जो है वो कैसी है, वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक होने का क्या कारण होता है, यानी कि विज्ञान से संबंधित है? नहीं, विज्ञान में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से सर्वेक्षण होता है, जिस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तित क्रियाएं होती रहती है, वैसे ही भारतीय संस्कृति भी ऐसी है कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है ये और परिष्कृत होती गई और सुधरती गई, परिवर्तन के साथ ये आगे बढ़ती गई। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, वैज्ञानिक कहा गया है। और अनुसंधान की दृष्टि से, अनुसंधान का मतलब खोज की दृष्टि से, खोज की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। इसीलिए क्योंकि वे भारत को बताना चाहते थे, इस विश्व को बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति है वो क्या है, इस संस्कृति के पहलू क्या है, ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कही जाती है, तो क्यों कही जाती है, इसके क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या ऐतिहासिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या भौगोलिक कारण है। तो उस संस्कृति को बताने के लिए उनके पास जो माध्यम था वो था निबंध। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे उत्कृष्ट श्रेणी के निबंध लिखे जिससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में अनुसंधानात्मक निबंध क्या है। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है। ठीक है, तो देखिए हमारी प्राचीन भाषाएं कही जाती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ जिनका संपादन किया है उन्होंने, जहां से भी मिले, जो भी मिला उनका उन्होंने संपादन किया, कि इन्होंने, अग्रवाल जी ने। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे जो नाम लिया जाता है भारतीय संस्कृति के अध्येता या भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले या संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में जो नाम लिया जाता है वो किनका लिया जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जिन्होंने एक राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध लिखा है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारे कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम सारा हमें याद नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा याद नहीं होता है। आपने को जीवन परिचय याद हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने इनके जो पद है, इनकी शिक्षा दीक्षा है वो याद कर ली। उसके बाद इनका जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान था कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया था भारत देश के लिए या भारत की संस्कृति के लिए या पुरातत्व विभाग के लिए या अनुसंधान के लिए या उसको संस्कृति का वैज्ञानिक रूप देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या क्या कार्य किया था वो लिख सकते हो। अगर आपको आंकड़े याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसा ही लिख सकते हो जिस तरह से आपको याद होता है, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि ये भी ये जो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय दिया गया है ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, बिल्कुल डिटेल में नहीं दिया गया है। जितना आप लिख सकते हो और जितना आपके एग्जाम में मांग होती है कि इतने शब्द आपको लिखने हैं, कम से कम 80 शब्दों का आता है बच्चों साहित्यिक परिचय, 80 शब्दों का आपको लिखना होगा, तो 80 शब्द बनाने तो होंगे आपको। आगे देखिए, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, भारत भूमि, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो कल्पवृक्ष, एक पृथ्वीपुत्र, एक भारत की एकता और एक माता भूमि। ठीक है, ये किनकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसीकृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। अब आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, उस पद्मावत की उन्होंने सजीवनी व्याख्या करी है, बिल्कुल इस तरह से व्याख्या करी है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने तो अपनी सूफियाना शैली में उस महाकाव्य कहेंगे हम, उस काव्य को लिख डाला। ठीक है, लेकिन जो व्याख्या करी है जिसमें जीवंत उदाहरण मिलते हैं, जिसको जीवन दिया है, इस महाकाव्य को जिसने जीवन दिया है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उन्होंने इसकी व्याख्या करके इसका सार, मतलब उसके सारांश को बता दिया है कि यहाँ पद्मावत के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या बताना चाहते थे। ऐसे ही बाणभट्ट के जो हर्षचरित है,
राजा हर्ष थे और हर्षवर्धन थे। उन हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को बाण भट्ट ने अपने निबंध के माध्यम से बताया है। उसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है किन्होंने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। उसके बाद यहाँ पर इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें हैं उरूज ज्योति। अब देखिए इनकी रचनाएं लिखना बहुत जरूरी है। रचनाओं में ये जो 4 रचनाएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और ये MCQs में पूछ लिए जाती है। आप याद रखिएगा कि कल्पवृक्ष किनकी रचना है, या पृथ्वी पुत्र किनकी रचना है, या माता भूमि किनकी रचना है, या भारत की एकता किनकी रचना है, निम्न में से बताइए। ये जरूर आ सकती है, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि पद्मावत की सजीवनी व्याख्या करने वाले कौन थे भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी की जो कृति है, ठीक है, कौन सी है? या फिर बाण भट्ट के हर्ष चरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले कौन थे भाई? वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, ठीक है। और साहित्य को गौरवान्वित करने वाले कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। ऐसे आपको याद रखनी है। और भी पुस्तकें हैं उनकी, उरूज ज्योति, कला और संस्कृति, ये आपकी एक हो गई है। उरूज ज्योति और कला और संस्कृति आपकी 2 नंबर हो गई है। भारत सावित्री आपकी 3 नंबर की रचना है। कादम्बरी ये 4 नंबर की रचना है। पौधार अभिनंदन ये आपकी 5 नंबर की रचना है। तो आदि रचनाएं आपको याद करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दी है, फिर भी आप इनमें से आपको देखनी है, ठीक है। अब चलते बच्चों, यहाँ देखिए इनकी जो भाषा देख लेते हैं। क्या है ये भाषा? इनकी भाषा विषयानुकूल है, यानी कि विषय के अनुकूल है। जैसा वो निबंध लिख रहे हैं उस तरह से उन्होंने अपनी भाषा का परिवर्तन कर दिया है, उसको परिवर्तित करके फिर साहित्य में लिखा है। प्रौढ़ है, प्रौढ़ का मतलब है कि ऐसी भाषा है जो अनुभवी कहलाती है, उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तथा परिमार्जित है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध सरल, एकदम परिष्कृत करी हुई है, मांझी धुली हुई है, यानी कि अच्छे से साफ सुथरा करके और फिर भाषा को प्रस्तुत किया है साहित्य में। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों से शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रस्तुत किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं पर दुरु हो गई है। दुरु यानी कि थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ शब्दावली आ जाती है, तत्सम शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उसे बोलते हैं दुरु हो गई है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि आप देखते हैं कि विदेशी भाषाओं का इसमें कोई योगदान नहीं है, न तो इसमें मुहावरे और न इसमें कहावत है। शुद्ध सरल भाषा में संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम शब्दावली के शब्दों का प्रयोग करके प्रौढ़ात्मक भाषा का प्रयोग किया है और फिर उन्होंने अपने साहित्य को रचा है, संवारा है, सजाया है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। अब आप देखिए इस पूरे भाषा वाले टॉपिक को आप लिख सकते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो भाषा थी वो साहित्यिक भाषा थी, संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और संस्कृत निष्ठ सामासिक शब्दावली का प्रयोग करा है, व्यास शैली का प्रयोग करा है। शैली की बात करते तो कौन सी है? व्यास शैली का प्रयोग करा है, ठीक है। इन्होंने विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं करा है, न उनके काव्य में, न उनके रचनाओं में। इन्होंने जो भी साहित्य लिखा है उन साहित्य में न तो मुहावरों का प्रयोग करा है और न कहावतों का प्रयोग करा है। बस इतना लिख लिया आपने, बहुत है बच्चों। साहित्यिक परिचय में भाषा में आप इतना लिख लो, बहुत है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें से भी आपको जो जो याद रहता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, आलोक का मतलब क्या होता है? उजाला। आलोक का मतलब क्या होता है? उजाला। चिंतन की गहराई, भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं, विचार प्रधान है। कौन से निबंध है? निबंध की शैली होती है, निबंध के प्रकार होते हैं विवरणात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक। 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से विचारात्मक शैली में निबंध लिखे गए हैं इन्होंने, विचार प्रधान, ठीक है। क्योंकि गद्य क्या होता है? विचार प्रधान होता है और पद्य होता है भाव प्रधान। तो विचारों को उन्होंने यहाँ पर प्रमुखता दी है। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है।
इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। उद्धरण प्रस्तुत करे हैं तो उद्धरण बहुलता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत करे। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? आपको अच्छे से समझ के लिखना होगा। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक है। इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। आत्मविश्वास के साथ लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आलोचना कर देगा मेरे निबंध की या कोई मेरी रचना की आलोचना या समीक्षा कर देगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चयता के साथ में उन्होंने अपने भावों को, अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट किया निबंधों के माध्यम से। इनकी शैली का प्रधान रूप, अब शैली कौन सी है बच्चों? व्यास शैली है, याद रखिएगा। इनके व्यास शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। वैसे तो इन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे, विचारात्मक निबंध है, लेकिन शैली का जो प्रधान रूप है, शैली जो है वो विवेचनात्मक है, विवेचन किया है उसका। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा हमारा जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, उसका परिचय बस लास्ट है। उसके बाद जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास में लेंगे। कि प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह हमने कौन कौन सा देखा था? देखिए यहाँ पर हम बैक साइड में जाते हैं। कल्प वृक्ष एक निबंध संग्रह है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, भारत की एकता निबंध संग्रह है और माता भूमि निबंध संग्रह। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है वो उनके पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 3 तत्वों से मिलकर बनता है। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो पृथ्वी, एक जन और एक संस्कृति, जिसके बारे में हमने विचार किया था स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो, कि पृथ्वी, जन और संस्कृति है तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। हम भी कहते हैं ना, ये भारत माता क्या है? हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। और भारत माता की रक्षा के लिए आप देखिए सीमा पर यानी बॉर्डर पर जो कितने जवान है, कितने सैनिक है जो अपनी जो जान है वो गंवा देते हैं। तो ये क्या है? ये संस्कृति है हमारी। क्या संस्कृति है? कि जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं वो हमारी माँ है और हमारी माँ के लिए जो पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मर मिटने का दायित्व बनता है। तो वही हमारी संस्कृति है। राष्ट्र की समग्र रूप में भूमि जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। तो समझ में आया जो हमने पहले पढ़ा था कि संस्कृति क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीज़ें राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध में आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी की बुक जो है उसको स्टार्ट कर लिया है। उसमें गद्य का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है जो लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने और जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अभी हमने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है, शुरू भी नहीं किया है, केवल और केवल परिचय पढ़ा है। तो साहित्यिक परिचय पढ़ना बहुत जरूरी था। 80 नंबर का क्वेश्चन आता, 80 शब्दों का क्वेश्चन आता है और ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो बाद में हम ज़्यादा मेहनत ना करें, इससे अच्छा है हमें हाथों हाथ याद हो जाए। तो क्या आपको ये साहित्यिक परिचय समझ में आया? यस और नो लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।